This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन, वेलकम टू द मार्केट शो। मैं हूं अली नासिर। जिस मौजू के ऊपर नाजरीन आज हम गुफ्तगू करेंगे वो है वैल्यू एडेड सेक्टर और हमारा आने वाला बजट। इसमें क्या ऐसी चीज़ें मुतवक्के हैं या होनी चाहिए जिससे वैल्यू एडेड सेक्टर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। एक्सपोर्ट इस मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब तवज्जो अगर या प्रेफरेंसेस की लिस्ट में देखा जाए तो एक्सपोर्ट के मुतालिक कोई भी बात नहीं करा। हर बंदा पानामा पेपर के पीछे पड़ा हुआ है कि वो पेपर पानामा का कब आउट होगा, लेकिन वो नहीं होगा। ये आप देख लीजिएगा, बिला वजह हम लोगों का वक्त भी ज़ाया होगा। लेकिन आने वाले बजट के अंदर अगर वैल्यू एडेड सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा हम कमा पाएंगे रॉ कमोडिटी को फिनिश करके, उसमें वैल्यू ऐड करके, और हमारे मुल्क के ज़र मुबादला में भी बेहतरी लेकर आएगा। हमें ज़्यादा मांग तांग नहीं करनी पड़ेगी और IMF के दरवाजे भी खटखटाने नहीं पड़ेंगे। हमारे साथ बड़े ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू होंगे। बड़े अरसे के बाद तशरीफ़ ला रहे हैं प्रोग्राम के ऊपर जनाब रफ़ीक हबीब गोडेल साहब, जो कि साबिक चेयरमैन पाकसी और इसके अलावा अहम कारोबारी सनतकारी शख्सियतें और बारहा हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते रहे हैं। वेलकम करूँगा आपको। जी, काफ़ी अरसे के बाद आप आए, लेकिन कागज़ आप बहुत सारे लेकर आए। मेरे ख्याल से अब आज बढ़ास निकालेंगे पूरी कि इतना अरसा जो नहीं आए। लेकिन बराह रास्त आपकी तरफ एक सवाल करता हूँ जी। मसला हमारा बुनियादी ये है कि एक्सपोर्ट में इजाफा कोई नहीं, वैल्यू एडेड सेक्टर के ऊपर तवज्जो कम, और पाकिस्तान से वैल्यू एडेड सेक्टर दूसरे ममालिक जाता हुआ दिखाई दे रहा है फ़्लाइट ऑफ कैपिटल की सूरत में। ऐसा मुझे बतलाया गया है। असल में अगर आप इसको फेस बाय देखेंगे, फेस बाय फेस, इसके अंदर जो सबसे पहला हम डिफरेंट इश्यूज़ को लेंगे तो सारी चीज़ समझ में आ जाएगी आवाम को। सबसे पहला फेस ये है कि जो हमारी एक्सपोर्ट है वो 24 बिलियन डॉलर की है टोटल पाकिस्तान की। 23.8 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट है। उस 23 बिलियन डॉलर के अंदर 14 बिलियन टेक्सटाइल की है। अगर आप इसको 3% टैक्स, सेल टैक्स की मद में देखते हैं तो 1.5 साल का रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास 108 अरब रुपए एक्सपोर्टर्स का रिटेंशन में पड़ा हुआ है, जिसके अंदर इन्होंने मुश्किल से 10% RPO इशूज़ किए हुए हैं और 90% जो है वो डेफर्ड में चले जाते हैं। अब डेफर्ड में 90% अमाउंट चली जाएगी तो एक्सपोर्टर का कैश फ्लो सारा गवर्नमेंट के पास चंक हुआ है। अब वो डेफर्ड में कैसे जाता है? सपोज़ करें कि मैंने एक सेल टैक्स की एंट्री गवर्नमेंट में 15 को जमा कराई है 1 करोड़ रुपये रिफंड के लिए। एक आदमी से मैंने 5,000 रुपये की चीज़ ली है और उसने अपना डेटा जमा नहीं कराया है, तो मेरे पूरी अमाउंट डेफर्ड में चली जाती है। वो 6-8 महीने पेंडिंग में चली जाती है। हालांकि जो अमाउंट डेफर्ड में जाती है 5,000 रुपये, उसको डेफर्ड में रखे, बाकियों का RPO इशू करे। एक तो ये सबसे बड़े छोटे बड़े मसाइल हैं जिसको हमने गवर्नमेंट के आगे टेकअप किया है, इस इशूज़ को, कि इस हर्डल्स को आप रिमूव करें। आप 108 अरब रुपए का कैश फ्लो, इसके बाद हमारे DLTL के अंदर टोटल 14 अरब रुपए वो भी गवर्नमेंट के पास 1.5 साल के रिटेंशन पड़े हुए हैं। 0.5% से कस्टम के आप देखेंगे तो हमारे कम से कम 12 अरब रुपए वो भी गवर्नमेंट के पास हैं। तो ये टोटल बनता है 140 अरब रुपए गवर्नमेंट के पास हमारा रिटेंशन किया हुआ है। जबकि बाय लॉ कहता है RPO जिसके इशू हो जाए, जो मैंने पहले फरमाया था 10% है, बाय लॉ 7 डेज में गवर्नमेंट को पेमेंट करनी है। अच्छा, उन RPO के अगेंस्ट भी गवर्नमेंट 50 लाख के अमाउंट के लोगों को क्लियर कर रही है, जिनके 50 लाख से ऊपर के रिफंड है वो क्लियर नहीं कर रहे हैं। तो आप 130-40 अरब रुपए एक्सपोर्टर्स का लेके अपने पास रख लेंगे तो आप मुझे बताएं कि आपकी एक्सपोर्ट 13-14% इसीलिए डाउन हुई है। एक फैक्ट्री का प्रॉफिट ऑफ मार्जिन 2 या 3% होता है एक्सपोर्ट के अंदर, तो आप उसका कैश फ्लो रिटेन कर लेंगे। वो एक्सपेंशन कैसे करेगा, वो नए ऑर्डर्स कैसे लेगा? ये हमारा मेजर इश्यूज़ है इस वक्त, जिसमें रिफंड का सबसे बड़ा इशू है। अगर आपको एक्सपोर्ट बढ़ानी है, जैसे आपने कहा कि हम एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ाएं और उसको किस डायरेक्शन में ले जाएं, सबसे पहले तो आपने DTRE के प्रोसीजर्स को एक्सपोर्ट में, क्योंकि दुनिया के अंदर DTRE क्या चीज़ है? DTRE पहले ड्यूटी ड्रॉबैक। आप ड्यूटी के बगैर आप मटेरियल निकाल सकते हैं और री एक्सपोर्ट कर सकते हैं जी। अब उसके अंदर इतने तंग दस्ता प्रोसीजर हैं कि उस DTRE को करने के लिए 2 महीने लग जाते हैं प्रोसीजर को।
अगर आप बॉन्डेड वेयरहाउस में जाते हैं तो आपको 70% एक्सपोर्ट दिखाना कंपलसरी है। आप एक बार बॉन्डेड वेयरहाउस दे लें तो उसको आप साल में रिन्यूअल कराते रहें। DTRE के अंदर प्रोसीजर जो एक SME स्मॉल इंडस्ट्रीज है वो DTRE में ही जा सकता है, वो अपने बॉन्डेड वेयरहाउस नहीं बना सकता। और हमारे 70-80% SMEs हैं, तो उस DTRE के प्रोसीजर से लास्ट मंथ हमारी कस्टम में एक्सपोर्ट कलेक्ट्रेट से काफ़ी डिस्कशन हुई और काफ़ी पॉइंट राइज हुए। हमने कहा कि इसके अंदर आप प्रोसीजर को रीबॉक पे ले आओ, ऑनलाइन पे। अब मैं आज एक ऑर्डर लेता हूँ, मुझे 2 महीने के बाद अप्रूवल मिलती है, तो मेरा बायर मेरे हाथ से मिस हो जाता है। अच्छा, दुनिया के फैब्रिक्स डिफरेंट फैब्रिक्स बनते हैं। अब आप कॉटन के अंदर 2-3 किस्म के फैब्रिक बनाओगे तो आप री एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। तो बायर बोलता है कि वो मुझे ये भी आइटम चाहिए, तो आपने फैब्रिक इंपोर्ट किया और स्टिचिंग करके वैल्यू एडिशन करके आपने एक्सपोर्ट कर दिया, जैसे बांग्लादेश कर रहा है। तो इसके अंदर हमने गवर्नमेंट को कहा है कि आप इसके अंदर रीबॉक में ऑनलाइन ले आए और इसका पीरियड ऐसा दिया कि 1 साल के अंदर आपको एक्सपोर्ट करना है। अब मैं पूरे साल की परमिशन लूँ तो मेरा 11वें महीने में जो माल आएगा मुझे 12वें महीने में एक्सपोर्ट करना है। तो उसमें हमने सजेशन डाली कि आप जिस वक्त हमारा माल इंपोर्ट हो उस दिन से आप पीरियड काउंट करें बजाय अप्रूवल से। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आपकी एक्सपोर्ट में इजाफा करने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। इस मुल्क में कारोबार करना बहुत मुश्किल चीज़ है रफ़ीक हबीब साहब, बहुत मुश्किल काम है। पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रीज से मैं बात करता हूँ तो वो अपने मसाइल भी बयान करते हैं, और जो लोग नई इंडस्ट्री लगाना चाह रहे होते हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो या लोकल मार्केट के लिए हो, दोनों के मसाइल सुनकर ऐसा महसूस होता है सरमायाकार इसीलिए भागता है बेचारा, वो कहता है मैं बाहर किसी मुल्क में जाके पैसा लगा दूँ। देखिए, ये सोल्यूशन नहीं है। वी हैव टू फाइट विद द वॉर। आपको वॉर फुटिंग पे चीज़ें लड़नी है, गवर्नमेंट को कन्विंस करना है। देखिए, ये हमारा काम है, लोग गवर्नमेंट को कन्विंस करना है, और वी ट्राई टू मेक यू मस्ट मेक अ केस। लेट्स सी व्हाट व्हाई आई से दिस इज बिकॉज डिसइल्यूजनमेंट अब काफ़ी क्लियर है। वैल्यू एडेड सेक्टर के अंदर तो मैंने देखा बहुत सारे लोग काफ़ी डिसइल्यूजन हुए क्योंकि उन्होंने ऐसा महसूस किया कि जो कुछ होना चाहिए था वो नहीं हुआ इस मुल्क के अंदर। आप एग्री करते हैं कि जो कुछ होना चाहिए था 3-4 साल 5 साल के अंदर, डू यू थिंक दे एक्चुअली केम अप टू द एक्सपेक्टेशन? अगर ये गवर्नमेंट सेल टैक्स 0 रेटेड करती है एक्सपोर्ट के अंदर टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 5 जो सेक्टर्स हैं, तो आपकी एक्सपोर्ट कभी रिड्यूस होते ही नहीं, क्योंकि हमने पैसा देना है और वापस लेना है, तो आप ले क्यों रहे हो? सेल टैक्स जो हमें वापस करना है, जब देना है तो आपको वापस हमें करना है। काफी दफा लोगों ने ये प्ली ली है। हाँ। लेकिन बात ये है कि सेल टैक्स की अमाउंट आपकी चंक हो जाएगी, तो आप मुझे बताएं कि आपकी एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी। अगर ये गवर्नमेंट 120 अरब रुपए रिलीज करती है, ये बाजार के अंदर पैसा आएगा, 100 और 1000 अरब रुपए का बिजनेस होगा इससे। एक चीज आपसे पूछनी थी, जब सर्कुलर डेट की बात आती है तो पैसे रिलीज हो जाते हैं, आप लोगों के क्यों नहीं होते? बात यह है कि ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें बहुत जगहों पे बहुत सारे पैसे रिलीज हो जाते हैं, उसका तो जवाब ना मैं निकाल सकता हूं। तो हमने आपके लिए इंडस्ट्रियलिस्ट आपको दिया है जो कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट और पाकिस्तान की ट्रेड को बूस्ट करेगा। अब आपकी देरीना ख्वाहिश के ऊपर अब एक इंडस्ट्रियलिस्ट को वहाँ पे लगा है कि अब आपकी इमदाद वो करेगा। वो भी अपनी मजबूरियाँ यही बयान करते हैं कि वो नहीं करवा पाते हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से। देखिए, इस वक्त अगर हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी है ना, उसमें सबसे पहले मैंने DTRE का कहा कि DTRE की सेलिंग को स्मूथ बनाए तो आपका मसला हल हो जाएगा। बॉन्डेड वेयरहाउस में जो 70% एक्सपोर्ट है, बायर ऑर्डर कैंसिल कर देता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसको 50% ले आए बॉन्डेड वेयरहाउस को, इससे आपकी एक्सपोर्ट बूस्ट होगी 3 to 4% सबसे पहले। सेकंड पक्की बात है ये, इज इट रियली दैट मच? मैं कह रहा हूँ इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि कस्टम हाउस में पिछले 2 सेशंस की मीटिंग हुई है इसके ऊपर, एंड दे रियलाइज्ड कि ये चीज़ों को हम हर्डल्स को मूव करेंगे। मैंने बड़ी सिंपल बात की। पर ये उनका डोमेन में है या नहीं है, या फाइनेंस बिल के डोमेन में आएगा? फाइनेंस के बिल के डोमेन में आएगा, FBR उसको परस्यू करेगा, कलेक्टेड कस्टम कराची जो अपने जो है वो उसको वहाँ भेजेगा FBR में, FBR विल गो सेंड टू द फाइनेंस। तो लिंक तो है, लेकिन इससे बड़ा कोई इसमें गवर्नमेंट का कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, सबसे खूबसूरत बात है, दुनिया में चाइना हुआ, इंडिया हुआ या बांग्लादेश हुआ, वहाँ पर लोकल यान करो तो 5% है, चाइना में एक्सपोर्ट करो तो हम गवर्नमेंट से कोई इंसेंटिव नहीं मांग रहे हैं, हमें 1 रुपये का इंसेंटिव नहीं ले रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया, बांग्लादेश सब इंसेंटिव ले रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए, पाकिस्तान में 14 सेंट की बिजली है, 13.5 सेंट की है। बांग्लादेश में वही बिजली जो है वो 9 सेंट की है, 10 सेंट की है। इंडिया के अंदर 10 सेंट की है।
ये पहला हमें जो सेटबैक है। दूसरा, गैस हमारी 6.62 पर BTU है। अगर आप बांग्लादेश की देखेंगे तो 3.47 है, इसी तरह इंडिया की 4 है। तो ये तो इनकी कंजम्पशन बहुत है इलेक्ट्रिसिटी की और गैस की। आप कोई भी टी शर्ट बनाते हो, कोई भी गारमेंट बनाते हो, ये 2 प्रोडक्ट का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। तो ये इधर हमें उस लेवल प्लेइंग फील्ड पे लाए। हम बोलते हैं इंसेंटिव मत दें, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। इलेक्ट्रिसिटी, गैस के अंदर ये चीज़ें हमें अगर आप बैलेंस करके चलेंगे जो हमारे रीजन में है, तो हम जब भी जाके जंग लड़ सकते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से हमेशा यही अपील होती है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दें। वैसे आजकल आपको वैसे बता दूं, बांग्लादेश का वीज़ा भी नहीं दे रहे वो। अब वो हमें वो वीज़ा नहीं दे रहे हैं, वो ज़ाहिर बात है उनकी अपनी इंटरनल पॉलिसीज़ हैं। लेकिन हम बांग्लादेश से आगे जा सकते हैं, हम बांग्लादेश से आगे जा सकते हैं। कैसे जाएं आगे? मैंने आपको सजेशन उनकी टोटल उनकी जो एक्सपोर्ट है ना, वैल्यू एडेड की, $34 बिलियन की है। वो आपसे कहीं आपके टोटल ये वही थे जिनके बारे में आपके यहाँ सियासी लीडर कहते थे हम कहाँ, तुम कहाँ, वो कहाँ, हम कहाँ। आज उन्होंने आपको करके दिखाया। इन्हीं को कहते थे ना आपके सियासी लीडर कि ये कमज़ोर हैं। आज उन्होंने मईशत के ऊपर आपको ज़्यादा करके दिखाया। ये वही कमज़ोर हैं जिनका मजाक उड़ाते थे कि ये सिर्फ जूट की थैलियाँ बना सकते हैं। आज वही आपसे ज़्यादा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करके दिखा। हमारी 15 साल पहले एक्सपोर्ट थी 6 बिलियन और बांग्लादेश की थी $2 बिलियन। आज हमारी 14 बिलियन है, बांग्लादेश की 34 बिलियन है। तो वी आर गोइंग बैकवर्ड्स ना सर? हम बैकवर्ड ज़रूर जा रहे हैं, लेकिन हम अभी भी इसको वापस लाइन अप कर सकते हैं। देखिए, हिम्मत या आदमी को हारना नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ, है या नहीं? अच्छे लोग भी आएंगे, बुरे लोग भी आएंगे, बुरे जाएंगे, अच्छे आएंगे। तो चीज़ें बदलती रहती हैं वक्त के साथ साथ। वो हर चीज़ कोई विजनरी क्यों नहीं है टेक्सटाइल के अंदर? कोई विजनरी क्यों नहीं है? इंडिविजुअल लेवल पर हैं लोग, कलेक्टिव लेवल पे कोई विजनरी है? हमारा 42% एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट टेक्सटाइल में जनरेट होता है। एम्प्लॉयमेंट 42% पाकिस्तान का सोचें आप, कि जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है आपकी एम्प्लॉयमेंट। और इस सेक्टर के अंदर एक सिलाई की मशीन 15,000 रुपये आप लगाओ तो 3 आदमी एम्प्लॉय होते हैं। इससे सस्ती इन्वेस्टमेंट कोई नहीं हो सकती है। अमेरिका ने अपने आप को रिवाइव किया है, दोबारा वहाँ स्टिचिंग यूनिट लगे। पॉइंट टेकन, बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि गवर्नमेंट के अंदर जो लोग, मतलब जो पॉलिसी मेकर्स हैं, ऐसा तासुर आ रहा है कि दे आर नॉट वेरी सीरियस बिकॉज यू कैंट बूस्ट एक्सपोर्ट सो मच। ये मैं उनका तासुर आपको बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि इफ वी पुट द इक्वलेंट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन द टेक्सटाइल सेक्टर और गिव देम दैट काइंड ऑफ इंसेंटिव, आई एम नॉट स्पीकिंग फॉर देम, आई एम ट्राइंग टू गैदर फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड एंड आई हैव सीन। वो कहते हैं अब ये इतनी रिसोर्सेज इनकी तरफ हम लगाएं, ये एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकते। ये मतलब उन्होंने कहा GSP प्लस भी दिया, कुछ नहीं कर सके। इनको एक्सपोर्ट रिफाइनेंस भी दिए, कुछ नहीं कर सके। लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी काफ़ी हद तक बड़े प्रॉब्लम्स का मसला हल कर दिया, ये नहीं कर सके। तो ये आगे भी आपको पहले GSP प्लस की बात बताऊं। GSP प्लस आपको कुछ चीज़ों में मिला हुआ है, मेन कैटेगरीज में नहीं मिला हुआ है। उसके अंदर आपकी रिस्ट्रिक्शन है कि अगर आपने उसमें एक्सपोर्ट 120% कर दी तो आपको फिर ड्यूटी में चले जाओगे। वैसे आपको 20% का इंसेंटिव मिला है उसके अंदर, उस आइटमों के अंदर। तो GSP प्लस मिला ज़रूर है, लेकिन उसका बेनिफिट ना उठाने की वजह ये है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मौजूद नहीं है। आप मुझे कहोगे बगैर बिजली के जो है, बगैर पेट्रोल के गाड़ी चलाओ, और फिर बोलेंगे ये कुछ नहीं कर सकेंगे। मुझे पेट्रोल की जब ज़रूरत है, जब आपने पेट्रोल नहीं दिया, तो मुझे वापस आने में टाइम लगेगा ना। आज मुझे आप पेट्रोल दोगे तो इट विल टेक 2-3-4 years. Rome is never built in one day. But the issue is GSP will again go into review, and you know that there is one of the बहुत important key factor है जो EU का, वो शायद हम अगली दफ़ा रिव्यू के अंदर हमें प्रॉब्लम हो। It's got nothing to do with you, आपका उसमें कोई कसूर नहीं है। लेकिन you know, सारी डार्कर साइड के बाद भी आपको मैं एक अच्छी चीज़ बताऊं। हाँ हम बताएं, क्यों नहीं। कि हमारी जो क्वालिटी है ना, वो बेटर इम्प्रूव होती जा रही है। जो भी अभी एक्सपोर्ट हो रही है बांग्लादेश से और इवन चाइना से, प्रोडक्ट क्वालिटी बेहतर होती जा रही है। क्योंकि जितनी रिस्ट्रिक्शंस हमें लगी नेगेटिव पॉइंट के लिए, हमने अपने आप को और तैयार कर लिया क्वालिटी के अंदर। नो डाउट हमारी 13-14% एक्सपोर्ट रिड्यूस हुई है। क्वालिटी के अंदर इस वक्त बायर हमें बड़ा रिकमेंड करता है बिजनेस के लिए रिड्यूस। अब इस सिनेरियो से हम एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए निकले। जैसे मैंने आपको पहले बयान किया कि ये आप DTRE और बॉन्डेड वेयर हाउस को इस तरह अगर स्मूथ करें। सेकंड पॉइंट ये कि 130 अरब रुपए हैं, ये आप मार्केट में ले आएंगे, गवर्नमेंट को 150 अरब रुपए उसमें टैक्स मिल जाएगा। 1000 अरब का जब टर्नओवर होगा, कोई गाड़ी खरीदेगा, कोई और 10 चीज़ें खरीदेगा, कोई मकान बनाएगा, तो सीमेंट खरीदेगा, कंस्ट्रक्शन करेगा। तो प्रॉब्लम है ना। मैं तो एडवाइस कर सकता हूँ ना
यही तो प्रॉब्लम है। वो कह रहे हैं कि हम वी आर गोइंग इनटू ए सिचुएशन जहां हम टेक्सटाइल वालों को पैसे देते हैं एंड दे पुट दैट मनी समवेयर एल्स इंस्टेड ऑफ रीइन्वेस्टिंग इन देयर बिजनेस। नहीं, अपना पैसा मांग रहे हैं ना, हम गवर्नमेंट का पैसा तो नहीं मांग रहे। जिस 130 अरब रुपए तो हमारा पैसा है ना, सेल टैक्स का रिफंड का, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन तो वो पैसा मिल जाएगा आप सर। लेकिन सोचने वालों का ज़हन ये है ना, तो 108 अरब रुपए में कहीं भी लगाऊं, जहां भी लगाऊं, इट्स माय मनी, इट्स नॉट अ गवर्नमेंट मनी, इट्स नॉट एक्सपोर्ट रिफाइनेंस मनी, इट्स नॉट LTF मनी। बट यू नो हाउ पीपल थिंक इन दिस कंट्री। नो, दैट इज माय मनी। वो उसका सोचने से मेरी अमाउंट तो नहीं बदल जाएगी ना, मतलब दिस इज माय अमाउंट, मैं जहां जाके कचरे के डब्बे में फेंक दूं। इससे आपको 130 अरब रुपए से आपकी जो इकोनॉमी है ना, वो 1000 अरब का पहिया घूमेगा। गवर्नमेंट को 150 अरब रुपए तो आराम से 200 अरब रुपए टैक्स की शक्ल में मिल जाता, क्योंकि एक टर्नओवर 3 टाइम्स हो जाता है गवर्नमेंट के जो टैक्सेस मिलते हैं। कोई प्रॉपर्टी खरीदेगा, प्रॉपर्टी टैक्स देगा, तो ये साइकिल में अब सब चीज़ रुकी हुई है। एक तो ये अगर क्लियर हो जाए, जैसे एक सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है कि जो फ्यूचर प्लान बनाना है एक्सपोर्ट के लिए अंदर, मैं गवर्नमेंट से कोई इतनी हार्ड चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ जो पॉसिबल ना हो। जो चीज़ें पॉसिबल है हम उसी को डिस्कस करेंगे। चलें, यहाँ पर मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ, ब्रेक लेकर वापस आते हैं, नाजरीन अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी। जनाब रफ़ीक हबीब गोडेल साहब के साथ वैल्यू एडेड टेक्सटाइल सेक्टर के मुतालिक बता रहे। 3 बातें आपने बता दी, मतलब 3 बातें सेट कर दें तो काफ़ी हद तक मामलात कंट्रोल में आ जाएंगे। इसमें एक चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ज़ीरो रेटेड दे हैव टू डू। अगर इस इंडस्ट्री को सर्वाइवल पे ले जाना है और पॉजिटिव वे और डायरेक्शन में आपको ले जाना है, तो आपने इस बजट के अंदर ये ज़ीरो रेटेड करना है। ये कहते हैं ज़ीरो रेटेड, आपके अपने साथी यहाँ आते हैं, जब मैं उनको कहता हूँ ज़ीरो रेटेड नहीं है, कहते हैं हमारा मसला नहीं है, ज़ीरो रेटेड तो हम हैं। नहीं, किसने कहा ज़ीरो रेटेड कैसे है भाई? आधे लोग बोलते हैं ज़ीरो रेटेड नहीं है, आप बोलते हैं ज़ीरो रेटेड। ज़ीरो रेटेड तो आप भी कह रहे हो। ये 130 अरब रुपए जो रिफंड के चले गवर्नमेंट के चले गए, ज़ीरो रेटेड है तो ज़ीरो रेटेड, लेकिन रिफंड जो पैसा जब चला जाएगा तो मैं कैसे गाड़ी चलाऊं? आप चाह रहे हैं इनिशियली कोई काटे ही ना, बल्कि कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि कम काट लो बस, फिर दो ही ना। 2009 से 14 की जो टेक्सटाइल पॉलिसी बनी थी शौकत तरीन के उस ज़माने के अंदर, बड़ी खूबसूरत पॉलिसी बनी थी। आप देख लें, उस दिन से 8 बिलियन से 14 बिलियन पे एक्सपोर्ट गई है। उसके बाद आप स्टगन हो गए हो। वो इतनी ज़बरदस्त पॉलिसी इन्होंने बनाई थी, अपने 2 साल के पीरियड के अंदर पूरा बजट बनाया था इस पॉलिसी के लिए, टेक्सटाइल पॉलिसी के लिए 2020 तक की। उसमें पूरे हर साल के बजट एलोकेट किए थे और टारगेट था $24 बिलियन का टेक्सटाइल का सिर्फ, जो इस वक्त 14 बिलियन है। लेकिन वो पॉलिसी को बीच में ख़त्म कर दिया। जब आप पॉलिसी को कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे और आप इंडस्ट्रियलिस्ट से एक्सपेक्ट करोगे ही कैन डू समथिंग, तो इट्स नॉट पॉसिबल। बट देयर आर फ्यू थिंग्स दैट वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट। एक प्रॉब्लम जो मेजर है वो ये है कि डाइसेंशन विद इन द टेक्सटाइल लॉबी इटसेल्फ इज कॉजिंग प्रॉब्लम्स। वैल्यू एडेड कंट्रीब्यूट्स अ लॉट ऑफ मनी टुवर्ड्स टोटल एक्सपोर्ट। हाउएवर जब बात आती है यान वालों की तो उनका इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा है। अब खैर इन्फ्लुएंस कम हो गया है। अगर रॉ कॉटन वालों को देखें तो उनका अपना एक इन्फ्लुएंस है। मतलब ओवरऑल इफ यू टॉक अबाउट, इसमें मैं आप जैसे आपने बड़ी अच्छी बात कही इस टॉपिक पे कि हम 4 महीने पहले मीटिंग थी जब ये 10% इम्पोर्ट ऑफ यान इंडिया से जो आ रहा था उस पर ड्यूटी लगा रहे थे। तो वहाँ बड़े बड़े टाइकॉन बैठे हुए थे, हम वैल्यू एडेड वाले भी बैठे थे। बकौल आपके हम बड़े कमज़ोर हैं और नहीं, टाइकॉन आप भी हैं, इन्फ्लुएंस उनका ज़्यादा। अच्छा, तो वो सिलसिला ऐसा हुआ कि उसके अंदर 10% ड्यूटी इंडिया से इंपोर्ट करने पे यान पे लगाने की बात हो रही थी और लगा थी। तो मैंने कहा कि आप डॉक्टर साहब ये 10% ड्यूटी तो लगा रहे हैं, आप एक काम करें, आपको प्रॉब्लम ये है कि हमारी इंडस्ट्री सफ़र कर रही है, तो आप कॉटन पे भी 10% ड्यूटी लगा दें, तो ग्रोअर भी जो है वो भी फायदे में रहे। एक्चुअली ये सारा काम हुआ था, अब मैं आपको खुल के बता रहा हूँ कि जो लोन बिकती है ना 80 और 60 की, तो वो ड्यूटी लग के जो स्पिनर है वो अपनी कॉटन मंगा के और धागा बना के, कॉटन पे ड्यूटी नहीं है। अच्छा। तो वो अपने लिए उन्होंने रास्ता बनाया था। अच्छा, अगर ये कॉटन पे ड्यूटी लगा देते तो ये बोलते यान पे ड्यूटी नहीं लगाओ।
तो इंटरेस्ट की जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आपने सिंसियरली नेशन का सोचना था तो आपको कॉटन पे भी लगानी चाहिए थी, ताकि ग्रोअर्स भी फायदे में रहता। नहीं, नेशन वाली बात सर मैंने अब कहना छोड़ दी, क्योंकि मैं तो कहता रहूंगा, बिलीव करना छोड़ दिया, आइडियलिज्म में बिलीव करना छोड़ दिया मैंने। हमारे नहीं, नेशन में मैं बिलीव जरूर करता हूं, लेकिन जिन लोगों ने पॉलिसियां बनानी वो नेशन में कोई बिलीव नहीं करते। दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द नेशन, दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन बिकमिंग इलेक्टेबल्स, नेक्स्ट टाइम इलेक्ट हो जाएं, या जो भी बड़े शॉर्ट टर्म उनके व्यूज होते हैं, बिकॉज दे हैव देयर एसेट्स अब्रॉड एंड इट्स बीन डिक्लेयर्ड दैट नाउ देयर मनी इज अब्रॉड एंड दे डोंट माइंड इट, दे से इट। अगर आपका निकल आए ना तो आप भी शर्मिंदा होते रहेंगे यार कि मैं जाऊंगा, देखो लोगों के सामने शर्मिंदा होऊंगा, मेरा कितना ये राजफाश हो गया। लेकिन ये देखें कि दे आर बोस्टिंग कि जी हैं तो हैं, हम तो बड़े चौधरी हैं, हमने रखे हुए हैं बाहर पैसे, विच इज़ ट्रूली अ शेम। लेकिन यहाँ पर एक अहम चीज़ आपने बताई, नोटिस की कि हाईलाइट किया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। ये जो एक यान और जिसे आप कह लें कि वैल्यू एडिड का झगड़ा है, ये मसला कब हल होगा? क्योंकि एप्टमा के भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हम वैल्यू एडिड के अंदर तो जनाब हम तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम पूरा कंट्रोल करते हैं, तो वैल्यू एडिड वाले अलहदा से जो भी बात कर लें, आप पहले यहाँ तो आओ। जी एक बात बताएं, स्पिनर है ना, उसका वैल्यू एडिशन से ताल्लुक क्या है? जब उसकी कंपोजिट मिले तो वो तो उसका ज्यादा है ना काम। देखिए कंपोजिट यूनिट वाले 1% भी नहीं है। अगर आप वैसे कहोगे कि मेरे साथ सब हैं, मैं भी साथ हूं, तो वो साथ नहीं कहलाएगा। एसएमईज जितने देखें आप पूरे पाकिस्तान में जितने सेक्टर है, वो स्टिचिंग है, डाइंग प्लांट है, या उनका कंपोजिट वाला कहता है ना मैं पैसे लाता हूं ना, एम्प्लॉयमेंट नहीं, कंपोजिट वाले आप कंपोजिट को और यान को और रुई को सेपरेट रख सकते हैं, आप उसको मर्ज नहीं कर सकते हो। इंटरेस्ट तो है ना, नहीं उसका कितना परसेंट होगा? उसका यान सारा अपनी फैक्ट्री में थोड़ी कंज्यूम होता होगा, गारमेंट के अंदर 10% भी नहीं होता होगा। अगर मैं 10 सिलाई की, एक्चुअली ये दोनों सेक्टर सेपरेट है, इसको हम जितना भी मर्ज करेंगे, ये वो कहते हैं मर्ज हो ही नहीं सकता, क्योंकि वैल्यू एडिशन और एक यान बनाना, यान तो मैं इंपोर्ट भी कर सकता हूँ तो आप उसको दोनों को वैल्यू एडिड, जब यान के बाद प्रोडक्ट बनना शुरू होती है ना, फिनिश प्रोडक्ट, हम उसको वैल्यू एडिशन कहेंगे। अब मेरी स्पिनिंग भी है, मेरी डाइंग भी है, मेरी हाउ मेनी पीपल, इज नॉट मोर देन 2 to 3%। अगर वो क्लेम करते हैं कि 50% हम हैं, तो इस नहीं, मतलब उनका कहने का मतलब ये बिजनेस की बात कर रहे हैं, बिजनेस। अब वो फिर कॉटन वाला बोलेगा मैं रुई उगाता हूँ, मैं वैल्यू एडिशन वाला, मतलब मैं पूरा कंट्रोल करता हूँ, जो कॉटन ग्रोअर है। ये अलग अलग सेक्टर्स हैं, इसको आप मर्ज कभी भी नहीं कर सकते। इट्स गो ऑन द सेपरेट वे। इंडिया के अंदर भी सेपरेट है, स्पिनर सेपरेट है, ग्रोअर सेपरेट है, वैल्यू एडिशन सेपरेट है, और सब अपनी एसोसिएशंस और गवर्नमेंट लेवल पे सब चीज़ें बांग्लादेश में सब सेपरेट बना हुआ है। अच्छा, एक चीज़ आपसे पूछनी है, थोड़ा चूँकि आपने पॉजिटिव गुफ्तगू की है, वो अच्छी बात की है, लेकिन अब रूम फॉर इम्प्रूवमेंट की तरफ आपको आता हूँ। जी, आपने सुने होंगे बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स, बूस्टिंग वैल्यू एडिड सेक्टर, उसमें 3-4 बाबू भी आते हैं, आपने देखा होगा। वो बाबू आके इंटरनेशनल किस्म की बातें करके जाते हैं, 3-4 एकेडमिक को भी ले आते हैं कभी कभार पकड़ के, वो लोग आपको पढ़ाते हैं, आप लोग ये गलत कर रहे हैं रफ़ीक हबीब साहब, आप लोग अपने बिजनेस को ऐसा कर लें। तो ये सब अटेंड करने के बाद क्या महसूस होता है? वैसे बता रहा हूँ, बहुत सेमिनार होते हैं, बहुत सारे फोकस और इस तरह की चीज़ें होती हैं। देखिए अब मैंने दुनिया बदल गई है। आपने अब लैपटॉप के अंदर दुनिया की जो भी बिजनेस होते हैं, वो लैपटॉप के अंदर सॉफ्टवेयर पे, डेटाबेस पे, सब चीज़ें अब उस पे ये सारा सिस्टम चल रहा होता है। बायर और सेलर का कनेक्शन बड़ा फास्ट है। वर्ल्ड इज़ टू स्मॉल। अब तो लोग जो है क्लाउड पे चले गए हैं, हर चीज़ सर्वर क्लाउड पे चले गए हैं, ऐप्स पे चले गए हैं। बायर को ढूंढना मुश्किल नहीं है, सेलर को ढूंढना मुश्किल नहीं है। अब आप जो प्रोडक्ट बनाते हो, तो ये जितने सेमिनार्स होते हैं, तब तो आपको डेटाबेस, वेब, इतने आप इंटेलेक्चुअल्स हमने फैक्ट्रीज में रखे हुए होते हैं, तो वो ऑलरेडी उससे इतना हम होते हैं कि वो हमारे लिए कोई इतना इंपॉर्टेंट इशू अब नहीं रहा है मार्केटिंग। नहीं, जो उन्होंने चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं, आपने देखा होगा, मैं बहुत दफ़ा उनके डॉक्यूमेंट्स पढ़ता हूँ, उसमें एक ही चीज़ वो बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, वैल्यू एडिट करने के लिए ये करना है। फिर आपने तकरीरें भी उनकी सुनी होंगी, वो ऐसे लगता है जैसे बचपन के अंदर वो टेप आती थी ना, रिकॉर्ड में फंस जाती थी, टेप रिकॉर्ड में, तो उसमें से वो एक ही चीज़ चला करती थी, हमें वैल्यू एडिशन करनी चाहिए, $1 के हम $30 बनाएंगे वगैरह वगैरह। इसके लिए काम क्या किया है? अब जैसे हम पर बेल जो फैच करते हैं 1.17 करते हैं, जी, ठीक है ना, और बांग्लादेश करता है उससे 6, जी, कोरिया करता है $10, जी, वैल्यू एडिशन, जी, ठीक है ना, जी। तो अब ये इतना बड़ा जब डिफरेंस है ना, तो ये कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी में, मैंने आपको कहा ना 2009 की जो पॉलिसी थी, अगर उसको कंटिन्यूएशन में करते तो आज हम
कम से कम 18 बिलियन पे पहुंचे हुए होते टेक्सटाइल सेक्टर वाले। जी। वो कंटिन्यूएशन आते ही नहीं, गवर्नमेंट ने उस कंटिन्यूएशन को ब्रेक डाउन कर दिया। तो कोई भी चीज़ कंटिन्यू नहीं होगी तो आप फिर आप इंडस्ट्रीज को ब्लेम नहीं करोगे। आप सबसे बड़ी खूबसूरत, मुझे सिर्फ इतना बता दें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल में क्यों नहीं आती? फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आती? अगर इतना प्रॉफिटेबल है, इतना ज़बरदस्त है, इतना, बांग्लादेश में तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जा रही है, आपकी भी जा रही है, इंडिया की भी जा रही है, दूसरी कंपनियां भी आ रही, बाइंग हाउसेस भी खुल रहे, आप क्या क्यों नहीं आ रही? देखिए, लीस्ट डेवलप कंट्री में आज तक डिक्लेयर है, तो लीस्ट डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट होगी या अंडर डेवलपमेंट में होगी? लीस्ट डेवलपमेंट में ड्यूटी फ्री, कनाडा यूरोप से ड्यूटी फ्री। वियतनाम में का है? वियतनाम में क्यों जा रहे? कंबोडिया जा रहे हैं लोग, लाओस जा रहे हैं सर, लाओस जा रहे हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रहे? हमारे यहाँ, मैंने कहा ना, इंफ्रास्ट्रक्चर का फुकदान आज भी है। आज भी हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत वीकर एरिया के अंदर है। हमारी आउटपुट ह्यूमन रिसोर्स की अगर दुनिया से कंपेयर करेंगे तो 34% है इन 8 आवर्स। आप बांग्लादेश की कंपेयर करोगे तो उसकी 37% ह्यूमन रिसोर्स इन 8 आवर्स। इंडिया की करेंगे तो 42% ह्यूमन रिसोर्स आउटपुट है। चाइना की 54% है, हमारी कितनी? यूरोप की 69, पाकिस्तान की 33% ह्यूमन रिसोर्स आउटपुट। आपकी एफिशिएंसी की बात करें ना, एफिशिएंसी की, ह्यूमन रिसोर्स इन 8 आवर्स। मैंने तो आपको पूरा डायग्राम दे दिया, बता दिया। इसके अंदर हमारी कम क्यों है? हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी 4 घंटे चली गई, 8 घंटे चली गई। हमारे यहाँ गैस लोड शेडिंग हो गई। ये सब को जब एक्यूमुलेट करोगे, अब वो वर्कर है, वो रात को उसके घर में बिजली नहीं है, सुबह वो एफिशिएंसी टूट गई। तो ये मल्टीपल चीज़ें जो हैं, इसके बाद हमारी एक्सपोर्ट, हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स की आउटपुट है ना, जैसे हर वक्त सेमिनार में कहते हैं, तो हम तो कहते हैं हम पता नहीं क्या, हम आतिश हैं, हमें आग लगाओ, हम ये हो जाएंगे, हम वो हो जाएंगे, हम पता नहीं, दुनिया में 65% हमारी आबादी जो है वो 16 साल से 26 साल से नीचे है, और यूं हम कर देंगे 33% हमारी आउटपुट है। लेकिन मैंने आपको ग्राउंड रियलिटी की पिक्चर भी तो दिखाई कि व्हाट इज़ द रीज़न। एक मजदूर आदमी रात को घर पे जाता है, उसको बिजली नहीं है, और सुबह उसकी एफिशिएंसी डिक्लाइन पे गई। पता लगा फैक्ट्री में 2 घंटे लाइट नहीं है। पता लगा कि पानी तो कराची में नसीब नहीं हुआ। 15 साल पहले घर में मेरे 8 घंटे पानी आता था। माशाल्लाह इन लोगों ने, खुल के क्यों नहीं बात कर रहे? अटेंडेंस पूरी नहीं है, डिवोशन पूरी नहीं है, डेडिकेशन पूरी नहीं है, नहीं रिलक्टेंस है। नहीं, 8 घंटे पानी हमें 15 साल पहले मिलता था, आज 1 घंटा पानी मिल रहा है। हम पानी के लिए तरस रहे हैं, जो बेसिक नेसेसिटी है कराची में, बेसिक नेसेसिटी। अभी नहीं है पानी, घर पे नहीं है लोगों के तो पानी। मैं आपको कह रहा हूँ 1 घंटा, माशाल्लाह 15 साल जो हुकूमत रही है, 8 घंटे से 1 घंटे पे ले आए पानी पे, और अगले 5 साल में 2 दिन में 1 घंटा मिलेगा। ये ग्राउंड रियलिटी है। नहीं लाता, कोई पानी नहीं लाता, जी कंफ्यूजन है, दो प्लानिंग है। पानी तो नेसेसिटी है ना, नेसेसिटी, उसके बगैर आप मुझे बताएं कि हम डिक्लाइन पे पानी में गए, सब चीज़ नज़र आ रही है। इसको जब तक इम्प्रूव नहीं करेंगे, आप चीज़ों को, हवा के अंदर चीज़ें ठीक नहीं होंगी। आप इनकी बारी बारी चीज़ों को हाईलाइट करते रहेंगे, कोई अल्लाह का अच्छा बंदा आएगा, वो चीज़ों को इम्प्रूव करेगा, उसका इंतज़ार कर रहे हैं हमने। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि अभी तक, खैर मैं भी उस पर कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि आई एग्री पार्शली। नहीं, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, ना किसी को अच्छा कह रहा हूँ। को आएगा वो अच्छा कर जाएगा, लोग वाह करेंगे उसकी। लेकिन असल में क्या है कि लोगों की बड़ी ना उम्मीदें वाबस्ता थी। प्रॉब्लम ये थी कि वी हैड इन्वेस्टेड टू मच ऑफ आवर सेल्व्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी। हम एज ए नेशन, उन लोगों की बात नहीं कर रहा जिसको एज ए नेशन नहीं समझते, लेकिन एज ए नेशन पीपल इन्वेस्टेड देमसेल्व्स इनटू दिस कंट्री। प्रॉब्लम ये है कि जब उनको रिटर्न दिखाई नहीं देता, चलो इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन उसको मॉनेटरीली सोचेगा, लेकिन बाकी सोसाइटी के अंदर लोग मॉनेटरीली नहीं सोच रहे। ये जो आपने बताया, प्रॉब्लम यही है, पानी हमारे पास मौजूद नहीं है, जो बेसिक नेसेसिटी है। सारे प्रोग्राम इस पर हो रहे हैं कि पानी मैसर नहीं है। इंडस्ट्रियलिस्ट को पानी चुराना पड़ता है। मैं किसी एक इंडस्ट्रियलिस्ट की बात नहीं कर रहा, इंडस्ट्रियलिस्ट मजबूर है, उसको पानी चुराना पड़ता है। अगर उसे चोरी का पानी ना मिले तो फिर उसे ख़रीदना पड़ता है, और दोनों सूरतों के लिए उसको बहुत एक्सपेंसिव है। नहीं, इसमें एक और खूबसूरत बात बताऊँ? हाँ, बताएं। मेरी फैक्ट्री में 2 साल से पानी नहीं आ रहा, और मुझे नोटिस क्या आता है कि आपका मीटर सही नहीं है, और मीटर चेक करने आ रहे हैं आपका, और ये लेटर पूरा नोटिस इशू कर दिया। रोजी नहीं, मतलब अभी आया तो फिर उसके बाद महीने की, मतलब हम नॉन कंस्ट्रक्टेड एरिया में हमारी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको ह्यूमन रिसोर्स की प्रोडक्टिविटी की बात बताई, 33% जो पाकिस्तान के अंदर है,
इसके अंदर जो प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर का है एक्चुअली। अगर उस आदमी को, वर्कर को पानी पूरा मिलेगा, बिजली पूरी मिलेगी, पूरी नींद करेगा, तो उसकी एफिशिएंसी के अंदर 6 से 7% का फ़र्क आ जाएगा। देखो ना, ये चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। हम डिक्लाइन पे क्यों हैं, इसके रीजंस ये, वर्कर ख़राब नहीं है, उसको जो आप रोज़मर्रा की चीज़ें। मैं भी ये नहीं कह रहा था, मैं तो क्वेश्चन कर रहा था कि मे बी दैट मे बी द रीज़न। नहीं, वो रीज़न इसलिए नहीं है कि आजकल कंप्यूटर का दौर है, डेटाबेस का दौर है, सिस्टम से सारी प्रोडक्शन निकलती है, ह्यूमन रिसोर्स की तो आप आउटपुट निकाल लेते हो, लेकिन जो उसको मयसर चीज़ें नहीं है उससे आउटपुट आपकी निकलती नहीं है। वो तो हमारे बस में नहीं है। एक आदमी ने 100 किलो उठाना है वजन, वो सुबह आता है वो बस 60 किलो उठाता है, क्योंकि वो रात भर सोया नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये इश्यूज हैं जो आपके ह्यूमन रिसोर्स की, जो मैंने आपको पूरी एक एवरेज रिपोर्ट बताई, तो ये चीज़ों को अगर पानी को इम्प्रूव करें तो आपकी एक्सपोर्ट हर साल बदलती 10% बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको DTRE का कहा, आपको बॉन्डेड वेयर हाउस का कहा, आपको ज़ीरो रेटेड का कहा, 130 अरब ये वापस कर दें। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं है कि गवर्नमेंट से हम कोई सब्सिडी नहीं मांग रहे। मुझे बताए एक सब्सिडी मिल रही है हमें कहीं? मैंने आपको इंडिया का बताया, टेक्सटाइल वाले तो सबसे मजे में। सब्सिडी का है? सब्सिडी क्या, सबसे ज्यादा मस्ती और मजे तो आपके। सब्सिडी का है भाई, एक्सेस टू फाइनेंस आपको मिली हुई है, इंटरेस्ट रेट में आपको कटौती मिलती है ना, हम लोगों को वो थोड़ी मिल सकती है जो आपको मिलती है। देखिए ना, आपका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन क्या है, आप खुद कह रहे हो। देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ दुनिया के अंदर, जो $100 का पेट्रोल था ना, जो $30 पे आया, जो $70 एक साल में सडनली नीचे से गायब हो गया, तो ये क्राइसिस दुनिया का है। वो $70 रास्ते में से गुम हो गया री इन्वेस्टमेंट के लिए। अब वो $60 पे सस्टेन रहता तो इतनी इकोनॉमी वर्ल्ड वाइड ख़राब नहीं होती। इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होने की वजह क्या है? देयर इज नो री इन्वेस्टमेंट। जो आदमी ने $70 कैपिटल स्टिल नॉट टेकिंग अ लोन, यू नो, इन पाकिस्तान। कैसे ले सकते हैं? लोग लोन नहीं ले रहे। मैं आपको 5.75 हो गया मेरे ख्याल, अब उसके बावजूद जो है ना आपको 0.25% कम की LTF काइबोर, वो और ज्यादा कम हो गया होगा। अब सबसे बड़ा क्या, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? आपने 2.5% तो कर दिया LTF, लॉन्ग टर्म फाइनेंस। बैंकों ने 2.5% स्प्रेड लेना शुरू किया है, काइबोर प्लस 2.5% बैंक ले रही है। गवर्नमेंट भी पैसे पकड़ रही है ना उनसे, जब गवर्नमेंट पकड़ेगी तो उनसे पूछेगी क्या? नहीं, हमें क्या कहते हैं कि बार्गेन है, आप बार्गेन करो, आप बैंक से। लेकिन वो बैंक क्यों बार्गेन करेगा? उसको कहते लेना है अपने 2.5%, मुझे तो गुंडा टैक्स। हालांकि ये 0.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट उनको क्वेश्चन नहीं कर सकती ना। आप अगर गवर्नमेंट को कहेंगे कि मैं नेगोशिएट कर रहे हैं, 2.5% स्प्रेड ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट तो उनसे ऑलरेडी पैसे पकड़ रही है। गवर्नमेंट जाके उनसे क्या नेगोशिएट कर, गवर्नमेंट उनको क्या प्रेशराइज करेगी? आपकी बात से एक और बात मुझे बड़ी इस मौके पे आई कि देखिए, अगर एक और चीज़ है, गवर्नमेंट जो 62% ट्रेजरी बिल के अंदर पैसा जो लगा हुआ है बैंकों का, ये खुदा के लिए लेना छोड़ देना, तो ये पैसा इंडस्ट्री के अंदर आएगा। वो इंडस्ट्री को बैंकर पैसा देने को तैयार नहीं है। वो कहता है आई एम एंजॉयिंग विद द मनी विद द ट्रेजरी बिल। तो ट्रेजरी बिल में गवर्नमेंट को इससे बाहर निकलना चाहिए, इन्वेस्टमेंट से। यानी गवर्नमेंट को ही बेच रहे ना ये बैंकर्स। आई कैन अश्योर यू सिचुएशन इज नॉट गुड फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी। वी आर लुकिंग एट द पॉजिटिव साइड्स। अच्छा है, आप जैसे कह रहे हैं हालात से हम लड़ रहे हैं, हालात से हम बहुत अरसे से लड़ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम मैं आपको बताऊँ, यू मे बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, दैट्स वाई यू आर सेइंग दिस। बाय एंड लार्ज सोसाइटी इज हाईली डिसइल्यूशन्ड with the policies that are there, but they have no better, they don't know any better। बाहर के मालिक के अंदर किस तरह से ये सारे मामला हल होते हैं, आपको देखते हैं। मुझे एक बात बताएं। हाँ बताएं। 1973-74 के अंदर 8-8 दिन कर्फ्यू भी तो लगता था। आज कर्फ्यू का है। आज आपको हर जगह पे फाइट करनी है ना, तो वो उससे खराब, उससे बेस्ट सिचुएशन नहीं थी जो आज हम समझ रहे हैं। मैंने तो इसका मतलब है अभी भी देयर इज होप बियॉन्ड होप। होप नहीं है, सिस्टम दुनिया का चलता रहेगा, कारवां चलता रहेगा, अच्छे लोग आते रहेंगे, खराब लोग जाते रहेंगे, आपको इंतजार करना है। चलिए रफ़ीक हबीब गोडेल साहब, यू हैव गिवन, जैसे कहते हैं ना, कोई लाइट थोड़ी सी आपने दिखाई एट द एंड ऑफ द टनल। लेट्स होप कि थिंग्स इंप्रूव। लाइट नहीं दिखाई, ये एक प्रोसीजर है, ये चीज़ें बदलती रहेंगी, कारवां बदलता रहेगा, लोग आते। मैं एक आखिरी बात कह देता हूँ, हम मुल्क बनाने निकले हैं, मुल्क बना रहे हैं सब, लेकिन मुल्क नहीं बनता है जब तक कौम नहीं बनती है। हमें पहले कौम बनाना है, फिर मुल्क बनाना है। ये भले आप मोटरवे बना लें, हाईवे बना लें, पहले आपने कौम बनानी है, फिर मुल्क बनेगा।
आपका बहुत शुक्रिया रफ़ीक हबीब गोडेल साहब, आपने बड़ी अहम गुफ्तगू की टेक्सटाइल के मुतालिक, वैल्यू एडेड सेक्टर के मुतालिक, और मेरे ख्याल हमारे नाज़रीनों से बहुत कुछ सीखा होगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का हमारा वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। सोशल मीडिया के ऊपर हम बहुत ज़्यादा मुतारिक हैं, आप अपने सवालात हमें ज़रूर भेजिएगा। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अली नासिर को हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।